Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed lecture notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Like and subscribe for more. नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज की हमारी ये खास चर्चा सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी यूट्यूब चैनल के श्रोताओं के लिए है। और सबसे पहले हम अपने सभी मौजूदा सदस्यों को उनके समर्थन के लिए दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। आपका विश्वास और सहयोग ही हमें ऐसा कंटेंट बनाने की ऊर्जा देता है। और अगर आप हमारी इस यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी पेड मेंबरशिप ज्वाइन करने पर विचार करें, ताकि हम भविष्य में भी ऐसे गहन विश्लेषण आप तक लाते रहें। और आज का विषय वाकई में बहुत गहरा है। एक ऐसा विषय जो हर भावी प्रशासक के जहन में, आप कह सकते हैं, हमेशा चलता रहता है। बिल्कुल। आज हमारे सामने है एनसीईआरटी कक्षा 11 की अर्थशास्त्र की किताब का अध्याय 9, पर्यावरण और सतत विकास। हाँ, और साथ ही 2013 के कुछ यूपीएससी के प्रश्न। लेकिन आज हम सिर्फ एक एनसीईआरटी चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं। हम एक तरह से एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की कुर्सी पर बैठकर एक दुविधा को समझने की कोशिश कर रहे हैं। दुविधा यह है, विकास और पर्यावरण में से किसे चुने? क्या यह हमेशा एक के बदले दूसरे को खोने का सौदा है? ये अध्याय हमें इसी मुश्किल सवाल का जवाब देने के लिए जरूरी टूल्स देता है। तो चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले, जब हम अर्थशास्त्र के नजरिए से पर्यावरण की बात करते हैं तो इसका दायरा कितना बड़ा है? ये एक बेहतरीन शुरुआती बिंदु है, क्योंकि अक्सर हम पर्यावरण को सिर्फ पेड़ पौधों और जानवरों तक सीमित कर देते हैं। लेकिन अर्थशास्त्र इसे एक एसेट या कहिए पूंजी के रूप में देखता है, जो हमें 4 महत्वपूर्ण सेवाएं देता है। पहली, ये हमें संसाधन देता है। कोयले और तेल जैसे गैर नवीकरणीय और जंगल और पानी जैसे नवीकरणीय, दोनों। हाँ, दोनों। दूसरा, ये हमारे फैलाए हुए कचरे और प्रदूषण को सोखता है, जिसे हम अपशिष्ट को समाहित करना कहते हैं। अच्छा, मतलब प्रकृति एक तरह से हमारी इकोनॉमी की क्लीनिंग सर्विस का काम भी करती है। सटीक कहा। तीसरा, ये जीवन का पोषण करता है, मतलब जैव विविधता और जेनेटिक विविधता को बनाए रखकर। और चौथा, यह हमें सौंदर्य संबंधी सेवाएं देता है, जैसे पहाड़ों के नज़ारे, शांत झीलें, जिनका कोई आर्थिक मूल्य लगाना मुश्किल है, पर जीवन की गुणवत्ता के लिए ये अमूल्य हैं। तो इन चारों सेवाओं के बीच एक संतुलन जरूरी है। यहीं पर धारण क्षमता या कैरिंग कैपेसिटी का विचार आता है। लेकिन ये धारण क्षमता की बात सुनने में तो अच्छी लगती है, पर कैसे मापना संभव है? क्या हम सच में कह सकते हैं कि दिल्ली की कैरिंग कैपेसिटी X है और मुंबई की Y, या ये सिर्फ एक सैद्धांतिक विचार है? आपका सवाल बिल्कुल सही जगह पर है, और यही एक प्रशासक की असली चुनौती है। देखिए, इसे सटीक रूप से मापना बेहद मुश्किल है, लेकिन हम इसके लक्षणों को देख सकते हैं। धारण क्षमता का मतलब है पर्यावरण की वो सीमा जिसके अंदर वो संसाधनों को फिर से पैदा कर सकता है और हमारे प्रदूषण को बिना नुकसान के सोख सकता है। जब नदियां प्रदूषित होने लगती हैं, भूजल स्तर गिरने लगता है या हवा में सांस लेना मुश्किल हो जाता है, तो ये संकेत हैं कि हम उस अदृश्य सीमा को पार कर चुके हैं। और किताब में एक बहुत ही दिलचस्प विचार दिया गया है। सोचिए कि पर्यावरण एक बैंक अकाउंट की तरह है। पहले प्रकृति हर साल जितना ब्याज देती थी, मतलब संसाधन, हम उससे बहुत कम खर्च करते थे, तो हमारा बैलेंस हमेशा बढ़ता रहता था। लेकिन अब स्थिति पूरी तरह उलट गई है। हम मूलधन से भी ज्यादा निकाल रहे हैं। इसी को किताब में तकनीकी भाषा में संसाधन आपूर्ति मांग का उत्क्रमण कहा गया है। हमारे सामने एक अजीब विरोधाभास है। एक तरफ गरीबी से प्रेरित पर्यावरणीय क्षरण है, जैसे एक गरीब परिवार का ईंधन के लिए जंगल काटना। उसकी पहली प्राथमिकता अपने बच्चे का पेट भरना है, पर्यावरण नहीं। दूसरी तरफ संपन्नता से होने वाला प्रदूषण है, बढ़ती गाड़ियां, एयर कंडीशनर और औद्योगिक कचरा। हम दोनों तरफ से फंसे हुए हैं। और यूपीएससी इसी जटिलता को पकड़ता है। वो आपसे सीधे सीधे परिभाषा नहीं पूछेगा, वो आपको इसी विरोधाभास के बीच खड़ा कर देगा। एकदम। 2013 के मेंस परीक्षा GS3 का एक सवाल देखिए। पूछा गया था अवैध खनन के परिणामों के बारे में, और सरकार की गो एंड नो गो जोन की अवधारणा पे चर्चा करने को कहा गया था। ये सवाल सीधे इस अध्याय की आत्मा से जुड़ा है। इसे थोड़ा और खोलते हैं। अवैध खनन तो साफ तौर पे धारण क्षमता का उल्लंघन है, लेकिन ये गो एंड नो गो जोन क्या है? गो एंड नो गो जोन सिर्फ एक पॉलिसी नहीं, बल्कि एक प्रशासक के लिए सबसे कठिन नैतिक दुविधाओं में से एक है।
कल्पना कीजिए, आपको एक नो गो जोन तय करना है, जिसका मतलब है देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी कोयले को जमीन के नीचे छोड़ देना, जबकि दूसरी तरफ 1000 साल पुराना घना जंगल है। ये वो फैसले हैं जो किताबों में नहीं, बल्कि जमीनी हकीकत, स्थानीय लोगों की जरूरतों और देश के भविष्य को तौल कर लेने पड़ते हैं। यूपीएससी यह देखना चाहता है कि क्या आप इस तरह के ट्रेड ऑफ को समझते हैं। मतलब ये सिर्फ सही या गलत का सवाल नहीं है, बल्कि दो सही चीजों, विकास और संरक्षण के बीच चुनाव का सवाल है। और ये सिर्फ मेंस तक सीमित नहीं है। 2013 के प्रीलिम्स में कंटूर बंडिंग पर एक सवाल था। ये मृदा संरक्षण की एक तकनीक है। ये दिखाता है कि एनसीईआरटी में दिया गया एक छोटा सा तकनीकी शब्द भी प्रीलिम्स में 1 नंबर दिला सकता है। बिल्कुल, यह हमें बताता है कि नींव मजबूत होनी कितनी जरूरी है। तो अब तक हमने समस्या की जड़ को समझ लिया है। हमारी विकास की रफ्तार पर्यावरण के रिचार्ज होने की रफ्तार से कहीं ज्यादा है। ये तो साफ है कि हम विकास को रोक नहीं सकते, क्योंकि करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकालना है। तो क्या कोई ऐसा रास्ता है कि विकास भी हो और पर्यावरण भी बचा रहे? यहीं पर 1980 के दशक में एक बहुत शक्तिशाली विचार सामने आया, जिसे हम सतत विकास कहते हैं। सतत विकास की सबसे मान्य परिभाषा 1987 में ब्रंटलैंड आयोग ने दी थी। ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को भविष्य की पीढ़ियों की अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना पूरा करता है। सुनने में ये थोड़ा किताबी लगता है। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है कि हम अपने हिस्से का केक इस तरह खाएं कि हमारे बच्चों और पोते पोतियों के लिए भी बचे। बिल्कुल, लेकिन इसका एक और गहरा पहलू है जो अक्सर छूट जाता है। इसका असली मकसद है गरीबों के लिए स्थायी और सुरक्षित आजीविका के अवसर पैदा करना। जब लोगों के पास सम्मानजनक रोजगार होता है तो वे पर्यावरण का विनाश करने के लिए मजबूर नहीं होते। एक मजदूर जो जंगल काटकर गुजारा करता है, अगर उसे पास की फैक्ट्री में नौकरी मिल जाए तो जंगल अपने आप बच जाएगा। इसलिए सतत विकास, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक न्याय, ये सब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है, तो सिद्धांत तो बहुत मजबूत है, लेकिन इसे जमीन पर कैसे उतारा जाए? अध्याय में कुछ ठोस रणनीतियों का उल्लेख है। मुझे लगता है कि यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए यह हिस्सा सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं से पॉलिसी एक्शन की समझ बनती है। आप सही कह रहे हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी रणनीति है गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग। हमारी अर्थव्यवस्था ऊर्जा की भूखी है और पारंपरिक स्रोत, कोयले से चलने वाले थर्मल पावर प्लांट, जलवायु परिवर्तन के सबसे बड़े कारण हैं। वहीं दूसरी तरफ बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट या बांध जंगलों को डुबो देते हैं और हजारों लोगों को विस्थापित करते हैं। हाँ, तो विकल्प क्या है? सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। अध्याय में फोटोवोल्टिक सेल से सौर ऊर्जा बनाने की बात की गई है। और ये कनेक्शन बहुत कुछ बताता है कि यूपीएससी कैसे सोचता है। एनसीईआरटी आपको सिद्धांत देता है कि हमें गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की जरूरत है, लेकिन यूपीएससी आपसे सिद्धांत नहीं पूछेगा, वो आपसे कार्यान्वयन पूछेगा। 2013 के मेंस GS3 में सवाल था, भारत के हरित ऊर्जा गलियारे पर एक नोट लिखें। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर उसी सिद्धांत का जमीनी कार्यान्वयन है। ये एक विशाल ट्रांसमिशन नेटवर्क है जो सौर और पवन ऊर्जा को उन राज्यों से जहां ये ज्यादा बनती है, देश के बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है। वाह, ये एक शानदार इंसाइट है। तो एस्पिरेंट्स के लिए टेक अवे ये है, एनसीईआरटी के हर कॉन्सेप्ट के लिए खुद से पूछें, भारत सरकार इसे लागू करने के लिए कौन सी योजना चला रही है। यही वो पुल है जो एनसीईआरटी को मेंस के उत्तर से जोड़ता है। एक और उदाहरण देखिए जो इसी सोच को और पुख्ता करता है। 2013 के प्रीलिम्स में एक प्रश्न था कि चीनी उद्योग के उप उत्पादों का क्या उपयोग है, और विकल्पों में शामिल था कि खोई मतलब बिगैस को बायोमास ईंधन के रूप में और शीरा मतलब मोलासेस को इथेनॉल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये दिलचस्प है, क्योंकि इसका मतलब है कि यूपीएससी उम्मीदवारों से ये उम्मीद कर रहा है कि वे सिर्फ कॉन्सेप्ट न जानें, बल्कि ये भी देखें कि कृषि उद्योग के बाय प्रोडक्ट्स जैसे छोटे छोटे पहलुओं का ऊर्जा सुरक्षा और चक्रीय अर्थव्यवस्था जैसी बड़ी राष्ट्रीय नीतियों में क्या योगदान हो सकता है। एकदम सही, ये डॉट्स कनेक्ट करने की क्षमता है। खैर, ऊर्जा के अलावा अध्याय कुछ और रणनीतियों पर भी जोर देता है, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में LPG और गोबर गैस का उपयोग। ये सिर्फ एक पर्यावरणीय उपाय नहीं है, ये महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ा एक बड़ा कदम है, क्योंकि उन्हें चूल्हे के धुएं से मुक्ति मिलती है। और शहरों में पेट्रोल डीजल की जगह CNG का उपयोग। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण रणनीति है
पारंपरिक ज्ञान और प्रथाओं का उपयोग, ये मुझे हमेशा बहुत आकर्षक लगता है। ये कुछ ऐसा है जो हम शहरों में रहकर अक्सर भूल जाते हैं। हमारे दादा दादी बिना किसी फैंसी डिग्री के जानते थे कि कौन सी फसल के साथ क्या उगाना है ताकि मिट्टी की उर्वरता बनी रहे, या किस मौसम में कौन सी जड़ी बूटी काम आती है। सतत विकास का एक बड़ा हिस्सा उस विशाल ज्ञान को दोबारा खोजना और उसे सम्मान देना है, जिसे आधुनिक विज्ञान ने अक्सर नजरअंदाज कर दिया है। इसी से बायोकंपोस्टिंग और बायोपेस्ट नियंत्रण का विचार जुड़ा है, यानी रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों पर निर्भरता कम करके केंचुए की खाद और नीम जैसे प्राकृतिक कीटनाशकों को अपनाना। यह न केवल हमारी जमीन को जहर से बचाता है, बल्कि किसानों की लागत भी कम करता है। ये सभी रणनीतियां मिलकर सतत विकास का एक व्यावहारिक खाका तैयार करती हैं। ये कोई यूटोपिया या असंभव सपना नहीं है, बल्कि छोटे छोटे ठोस कदमों का एक संग्रह है। तो आज की चर्चा से ये बिल्कुल साफ है कि एनसीईआरटी का ये अध्याय सिर्फ पर्यावरण के बारे में तथ्यों का संग्रह नहीं है, बल्कि ये विकास के उस टिकाऊ और समावेशी मॉडल के बारे में सोचने का एक फ्रेमवर्क है जिसे यूपीएससी भविष्य के प्रशासकों में देखना चाहता है। हमने देखा कि कैसे धारण क्षमता, सतत विकास और उसकी रणनीतियों जैसे कॉन्सेप्ट्स सीधे मेंस और प्रीलिम्स के सवालों से जुड़े हैं। एक अंतिम विचार जो मैं यहाँ रखना चाहूंगी, ये अध्याय हमें सिखाता है कि विकास और पर्यावरण के बीच का रिश्ता एक बैलेंसिंग एक्ट है। एक प्रशासक के तौर पर असली सवाल ये नहीं है कि संतुलन बनाना है या नहीं, बल्कि ये है कि इसे कैसे बनाना है। इसमें गो एंड नो गो जोन जैसे कठिन निर्णय शामिल होते हैं, जहां ऊर्जा सुरक्षा की जरूरतें पर्यावरण संरक्षण के सामने खड़ी होती हैं। इन निर्णयों के लिए एक गहरी, तथ्यात्मक और सबसे बढ़कर सहानुभूतिपूर्ण समझ की आवश्यकता होती है। ये अध्याय उसी समझ की नींव रखता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात। चलिए, इस चर्चा को हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न के साथ समाप्त करते हैं। अध्याय में पारंपरिक ज्ञान का उपयोग करने की बात कही गई है। भविष्य के नीति निर्माताओं के रूप में ऐसी कौन सी विशिष्ट नीतियां बनाई जा सकती हैं जिनसे इस विशाल, अक्सर गैर दस्तावेजी ज्ञान जैसे पारंपरिक जल संचयन या औषधीय ज्ञान को औपचारिक रूप से हमारी मुख्य धारा की विकास योजनाओं में एकीकृत किया जा सके, और साथ ही यह भी कैसे सुनिश्चित किया जाए कि जिन समुदायों के पास यह ज्ञान पीढ़ियों से है, उन्हें इसका आर्थिक लाभ भी मिले, ताकि उनका ज्ञान सिर्फ किताबों में सिमट कर ना रह जाए। इस गहरी और व्यवहारिक चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये वाकई में एक शानदार विश्लेषण था। धन्यवाद। अंत में हमारे सभी श्रोताओं से एक बार फिर अनुरोध है कि सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें समर्थन देने के लिए पेड मेंबरशिप ज्वाइन करें। हम अपने सभी सदस्यों को उनके निरंतर समर्थन के लिए धन्यवाद देते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के गहन विश्लेषण के साथ। नमस्कार। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.